नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कहानी का शीर्षक छुट्टी। बालकों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में चट से एक नए विचार का उदय हुआ। नदी के किनारे एक विशाल शाल की लकड़ी मस्तूल में रूपांतरित होने की प्रतीक्षा में पड़ा था। तय हुआ उसको सब मिलकर लुढ़काते हुए ले चलेंगे। जिस व्यक्ति की लकड़ी है उसे अपनी जरूरत के समय कितना विस्मय, खिज और असुविधा होगी, उसी का हिसाब लगाकर बालकों ने इस प्रस्ताव का पूरी तरह अनुमोदन किया। जब सभी मनोयोग के साथ कमर कसकर कार्य में प्रवृत्त होने की तैयारी कर रहे थे, इसी समय फटिक का छोटा भाई माखनलाल गंभीर भाव से उस लकड़ी के कूंदे पर जा बैठा। उसकी इस प्रकार की उदार उदासीनता को देख लड़के कुछ उदास से हो गए। एक ने आकर डरते डरते उसे थोड़ा बहुत ठेला, लेकिन वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह अकाल तत्वज्ञानी मानव सब प्रकार की क्रीड़ाओं की असारता के संबंध में नीरव भाव से चिंता करने लगा। फटिक आकर अकड़ कर बोला, देख तू मार खाएगा, फौरन उठ जा। इस पर वह जरा हिल डुल कर और भी अच्छी तरह से आसन पर स्थायी दखल जमा कर बैठ गया। ऐसे अवसर पर सबके सामने राज सम्मान की रक्षा के लिए ढीठ छोटे भाई के गाल पर फौरन एक चपत जड़ देना ही फटिक का कर्तव्य था, पर साहस नहीं हुआ। लेकिन उसने ऐसा भाव दिखाया जैसे चाहने पर भी अभी उसको भली भांति सबक सिखा सकता है, लेकिन सिखाया नहीं, क्योंकि पहले की उपेक्षा और एक दूसरा अच्छा खेल उसके दिमाग में आया। उसमें और अधिक मजा है। प्रस्ताव रखा कि माखन के साथ ही उस लकड़ी को लुढ़काना शुरू किया जाए। माखन ने सोचा इसी में उसका गौरव है, किंतु अन्यान्य पार्थिव गौरवों की तरह ही इससे जुड़ी विपदाओं की संभावनाएं हैं, ये उसके या दूसरों के दिमाग में आई नहीं। लड़कों ने कमर कसकर ठेलना आरंभ किया। मारो, ठेलो, हेयो, शाबाश, जवान, हेयो। कूंदे के घेरा घूमते न घूमते माखन अपने गांभीर्य, गौरव और तत्वज्ञान के साथ धराशायी हो गया। खेल के शुरू में ही इस प्रकार आशातीत फल प्राप्ति से दूसरे बालक विशेष प्रसन्न हुए, लेकिन फटीक कुछ घबराया। माखन उसी क्षण भूमिशैया छोड़ फटीक के ऊपर टूट पड़ा और उसे अंधाधुंध पीटने लगा। उसके नाक मुंह खसोट कर रोता हुआ घर की ओर चल दिया। खेल बीच में रुक गया। फटीक कुछ कास उखाड़ जल में एक अधडूबी नाव की गलही के ऊपर चढ़ बैठकर चुपचाप कास की जड़ें चबाने लगा। इसी समय एक बाहरी नाव घाट पर आ लगी। एक अधेड़ उम्र के सज्जन बाहर निकले। उनकी मूछें काली थी और बाल पके थे। उन्होंने बालक से पूछा, चक्रवर्ती का घर कहाँ है? बालक डंठल चबाते चबाते बोला, वह उधर। किंतु उसका संकेत किस ओर था ये समझना किसी के लिए आसान नहीं था। सज्जन ने फिर पूछा, किधर? मालूम नहीं, कहकर वे पहले की तरह ही तिनके से रस ग्रहण में प्रवृत्त रहा। तब वे सज्जन दूसरे व्यक्ति की सहायता से चक्रवर्ती के घर की खोज में चले। तुरंत भागा बागदी ने आकर कहा, फटिक भैया, मां बुला रही है। फटिक बोला, मैं नहीं आऊंगा। बाघा बलपूर्वक उसे गोदी में भरकर उठा ले चला। फटिक निष्फल क्रोध में हाथ पैर पटकने लगा। फटिक को देखती ही उसकी मां अग्निमूर्ति होकर बोली, फिर तूने माखन को मारा? फटिक ने कहा, नहीं, मारा नहीं है। फिर झूठ बोल रहा है, कभी मारा भी है? माखन से पूछो। माखन से पूछने पर माखन ने अपनी पहली शिकायत का समर्थन करते हुए कहा, हाँ मारा है। फिर फटिक से और सहा नहीं गया। तेजी से जाकर माखन को कसकर चपत जमाते हुए कहा, फिर झूठ। मां ने माखन का पक्ष लेकर फटिक को बड़े वेग से झकझोरा और उसकी पीठ पर जोरों से 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। फटिक ने मां को ढकेल दिया। मां ने चिल्लाकर कहा, अरे तूने मेरी देह पर हाथ उठाया? इसी समय अधेड़ सज्जन ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, तुम लोगों ने क्या आफत मचा रखी है? फटिक की मां आश्चर्य और आनंद से अभिभूत हो बोली, अरे भैया तुम कब आए? कहते हुए झुककर प्रणाम किया। बहुत दिन हुए भैया पश्चिम की और काम करने चले गए थे। इसी बीच फटिक की मां की 2 संतानें हुई। वे काफी बड़ी हो गई। उसके पति की मृत्यु हुई, लेकिन इस बीच एक बार भी भैया से मिलना नहीं हुआ। आज बहुत दिनों के बाद घर लौटकर विशंबर बाबू अपनी बहन से मिलने आए हैं।
कुछ दिन बड़े आनंद में बीते। अंत में विदा के 2-1 दिन पूर्व विशंभर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं मानसिक विकास के विषय में पूछा। उत्तर में फटीक का कहना, ना मानना, उच्छृंखलता, पढ़ने में रुचि और माखन के शांत सुशील स्वभाव और विद्यानुराग का विवरण सुना। उसकी बहन ने कहा, फटीक ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। ये सुनने के बाद विशंभर बाबू ने प्रस्ताव किया कि वह फटीक को कलकत्ते लेकर जाकर अपने पास रख उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। विधवा बहन इस प्रस्ताव पर सहज ही राजी हो गई। फटीक ने पूछा, क्यों रे, मामा के साथ कलकत्ते जाएगा? फटीक उछलकर बोला, जाऊंगा। हालांकि फटीक को भेजने में मां को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनके मन में हमेशा से ये आशंका बनी रहती थी कि ये किसी दिन माखन को पानी में धकेल ना दे या उसका सिर ही ना फोड़ दे। पता नहीं कौन सी दुर्घटना घटा बैठे। तथापि फटीक का जाने में ऐसा आग्रह देख वह कुछ दुखी हुई। कलकत्ते में मामा के घर पहुंचकर सबसे पहले उसका मामा के साथ परिचय हुआ। मामी इस अनावश्यक परिवार वृद्धि से मन ही मन विशेष संतुष्ट हुई हो, ऐसा नहीं कह सकते। अपने 3 बच्चों के साथ वे अपने ढंग से घर गृहस्थी जमाए बैठी थी। इसके बीच सहसा एक 13 साल के अपरिचित अशिक्षित गंवई लड़के को ला उपस्थित करने पर एक विप्लव सी संभावना दिख पड़ी। विशंभर की उम्र इतनी हो आई, पर समझदारी जरा भी नहीं बढ़ी। विशेष रूप से 13-14 वर्ष के लड़के के समान दुनिया में और दूसरी बला नहीं। उसकी ना तो शोभा ही है, ना वह किसी काम में ही आता है। किसी में स्नेह का उद्रेक भी नहीं करता। उसका संग सुख भी विशेष वांछनीय नहीं। उसके मुंह से बालकों सी बचकानी बातें, नखरेबाजी, बड़े बूढ़ों जैसी बातें और मुंह खोलना ही वाचालता मानी जाती है। वस्त्रादि के परिमाप की रक्षा किए बिना अचानक ही वे अशोभन रूप से बढ़ उठता है। लोगों की दृष्टि में ये उसकी बेतुकी स्पर्धा जैसी प्रतीत होती है। उसके शैशव का लालित्य एवं कंठ स्वर का माधुर्य सहसा ही विलीन हो जाता है। अतः लोग बाग मन ही मन उसे अपराधी ठहराए बिना नहीं रह पाते। शैशव और यौवन के अनेकों दोष माफ किए जाते हैं, पर इस समय की कोई स्वाभाविक और अनिवार्य चूक भी जैसे असह जान पड़ती है। वह भी सब समय मन ही मन अनुभव करता कि दुनिया में कहीं भी वह ठीक से खप नहीं पाता है। इसलिए अपने अस्तित्व के विषय में हमेशा लज्जित और क्षमा प्रार्थी बना रहता है। बल्कि इस आयु में ही स्नेह के लिए किंचित अतिरिक्त आकुलता मन में उत्पन्न होती है। इस समय यदि वे किसी सहृदय व्यक्ति से स्नेह या सख्य प्राप्त कर सके तो उसके हाथ अपने को बेचता है, किंतु उससे स्नेह करने का कोई साहस नहीं करता, क्योंकि सामान्य लोग इससे प्रशय देना समझते हैं। इसीलिए उसका चेहरा और भाव बहुत कुछ लावारिस बाजारू कुत्ते जैसा हो जाता है। इसलिए ऐसी हालत में मातृगृह छोड़ दूसरा कोई भी अपरिचित स्थान बालक के लिए नरक जैसा है। चारों ओर का स्नेह शून्य विराग पग पग पर उसे कांटे के समान चुभता है। इस आयु में सामान्यतः नारी जाति के प्रतीक श्रेष्ठ स्वर्गलोक के किसी दुर्लभ जीव की सी धारणा बढ़ने लगती है। इसीलिए उसके पास से उपेक्षा अत्यंत दुसह जान पड़ती है। मामी की स्नेहविहीन आंखों में वह एक कुग्रह के समान खटकता रहा है। यही बात फटीक को सबसे अधिक खलती है। अचानक मामी उसे कोई काम करने को कहती तो वह जितना जरूरी है मन की मौज में उससे कहीं अधिक काम कर लेता। आखिर जब मामी उसके उत्साह को टेकती हुई कहती, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, उसमें अब तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, तुम अब अपने काम में मन लगाओ, जाओ जाकर कुछ पढ़ो, तब उसकी इस मानसिक उन्नति के प्रति मामी के इस प्यार के अभाव को वे अत्यंत निष्ठुर अविचार मानता। घर में ऐसा अनादर और उस पर चैन की सांस लेने की कोई जगह नहीं। दीवारों के बीच अटके पड़े बार बार उसे गांव की याद आती। एक बड़ी सी पतंग को लेकर सां सां शब्द के साथ उड़ाते फिरने वाला वह मैदान में ताईने नाइरे नाइरे ना, ऐसा मजा कहीं नहीं के साथ चिल्लाने और ऊंचे स्वर में स्वरचित रागिनी अलापते आवारा सा घूमने फिरने वाला वह नदी का किनारा, दिन में जब तब छलांग मार तैरने वाली वह संकरी स्त्रोतत्स्वी, वह साथी संगति धमा चौकड़ी की छूट, और सबसे बढ़कर वह अत्याचारणी अविचारणी माँ उसके निरुपाय चित्त को रात दिन आकर्षित करते रहते। जानवर के समान एक प्रकार का अस्पष्ट स्नेह, केवल पास जाने की एक अंध चाह, केवल ना देख पाने की एक अव्यक्त व्याकुलता,
गोधुली वेला में मातृहीन बछड़े के समान केवल एक आंतरिक माँ का क्रंदन उस लज्जित, शंकित, शीर्ण, दीर्घ, असुंदर बालक के अंतर में बार बार आलोड़ित होता। स्कूल में ऐसा निर्बोध और लापरवाह बालक दूसरा नहीं था। कोई बात पूछने पर मुंह बाएं ताकता रहता। मास्टर जब मारना शुरू करते तब बोझ से लदे फदे, थके मांदे गधे के समान वे चुपचाप सब कुछ सहता रहता। जब लड़कों के खेल की छुट्टी होती तब वे खिड़की के पास खड़े हो दूर के घरों की छतों की ओर देखता रहता। जब उस दोपहर की धूप में किसी छत पर दो एक लड़के लड़कियां किसी खेल के बहाने क्षण भर के लिए दिख जाते तब उसका चित्त अधीर हो जाता। एक दिन अनेक संकल्पों के बाद उसने बड़े साहस से मामा से पूछा, मामा, माँ के पास कब जाऊंगा? मामा ने कहा, स्कूल की छुट्टी तो हो, कार्तिक में पूजा की छुट्टी होगी, उसमें अभी बहुत देर है। एक दिन फटीक ने अपनी स्कूल की किताबें खो दी। एक तो सहज ही पाठ तैयार नहीं होता, दूसरे किताब खोकर वह बिल्कुल ही लाचार हो गया। मास्टर ने प्रतिदिन उसे मारना, पीटना और फटकारना शुरू किया। स्कूल में उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके ममेरे भाइयों को उसके साथ रिश्तेदारी स्वीकार करने में ला जाती। उसके अपमानित होने पर जबरदस्ती ही सही वह दूसरे बालकों से भी ज्यादा आनंद प्रकट करते। ऐसा मालूम होने पर एक दिन फटीक ने मामी के पास जाकर अपराधी के समान कहा, मेरी एक किताब खो गई है। मामी ने होठों के किनारों पर नाराजगी की रेखा खींचते हुए कहा, ठीक ही हुआ, मैं तुम्हें महीने में 5 बार किताब नहीं खरीद दे सकती। फटीक कुछ बोले बिना लौट आया। वह दूसरे का पैसा बर्बाद कर रहा है, ऐसा सोचकर वे अपनी माँ से मन ही मन बहुत रूठ गया। अपनी हीनता और दैन्य बोध ने उसे मिट्टी में मिला दिया। स्कूल से लौटकर उसी रात सिर में दर्द होने लगा और देह में कंपकपी शुरू हुई। उसने समझ लिया कि बुखार आ रहा है। मामी इस बीमारी को कैसी बिना वजह की अनावश्यक परेशानी मान बैठेगी, इसे उसने अच्छी तरह समझ लिया। बीमारी की हालत में वह निकम्मा, विचित्र, निर्बोध बालक दुनिया में अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी के पास से सेवा पा सकता है, ऐसी प्रत्याशा करने में उसे लज्जा का अनुभव होने लगा। दूसरे दिन सुबह फटीक फिर दिखा नहीं। चारों ओर पड़ोसियों के घर में तलाश की गई पर उसका कोई पता नहीं चला। उस दिन रात से ही सावन की मूसलाधार वर्षा शुरू हुई, इसलिए उसकी खोज में लोगों को व्यर्थ में बहुत भीगना पड़ा। अंत में कहीं भी ना पाकर विशंबर बाबू ने पुलिस को सूचना दे दी। दिन भर के बाद संध्या के समय एक गाड़ी विशंबर बाबू के घर सामने आ खड़ी हुई। उस समय भी लगातार झरझर वर्षा हो रही थी। रास्ते में घुटनों तक पानी भर गया था। पुलिस के 2 आदमियों ने फटीक को गाड़ी में से सहारा देकर उतारा, विशंबर बाबू के पास ला उपस्थित किया। वह सिर से पैर तक भीगा था, सारा शरीर कीचड़ से लथपथ, आंखें और मुंह लाल, देह थर-थर कांप रही थी। विशंबर बाबू उसे गोद में उठाकर अंतपुर में ले गए। मामी उसे देखते ही कह उठी, अरे बाबा, पराये लड़के को लेकर इतना कर्म भोग काहे का? उसे उसके घर भेज दो ना। वास्तव में सारे दिन दुश्चिंता में उन्होंने अच्छी तरह भोजन तक नहीं किया और अपने लड़कों के साथ नाहक बहुत खिटखिट करती रही थी। फटीक ने रोते हुए कहा, मैं अपनी माँ के पास जा रहा था, ये लोग मुझे पकड़ लाए। बालक का ज्वर बहुत बढ़ गया था। सारी रात वह बकता रहा। विशंबर बाबू डॉक्टर ले आए। फटीक ने अपनी सुर्ख आंखें एक बार खोली। वह छत की कड़ी की ओर हत बुद्धि सा देखता हुआ बोला, माँ, मेरी छुट्टी हुई क्या? विशंबर बाबू रुमाल से आंखें पोंछ बड़े दुलार से फटीक के जीर्ण तप्त हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके पास आ बैठे। दूसरे दिन दोपहर में कुछ देर के लिए सचेत हो फटीक ने जैसे किसी के आने की प्रत्याशा में घर के चारों ओर आंखें फाड़कर दृष्टि दोहराई। फिर निराश हो दीवार की और मुंह फेर करवट ले लेटा रहा। विशंबर बाबू उसके मन के भाव को ताड़कर उसके कान के पास मुंह झुकाकर मृदु स्वर में बोला, फटीक, मैंने तेरी माँ को लिवा लाने आदमी भेजा है। दूसरा दिन भी बीत गया। डॉक्टर ने चिंतित उदास मुख से जता दिया, हालात बहुत ही खराब है। टिमटिमाते दीप के प्रकाश में विशंबर बाबू रोग शैया के पास बैठे प्रतिक्षण फटीक की माँ की प्रतीक्षा करते रहे। फटीक खलासियों के सुर में कहने लगा, 1 ब्याम मिलता नहीं, 2 ब्याम मिलता है। नहीं। कलकत्ता आते समय उसे कुछ रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था। खलासी लोग मोटा रस्सा फेंक जिस सुर में पानी की गहराई नाप रहे थे, फटीक अंड बंड बकता हुआ उसी का अनुकरण करता हुआ कातर स्वर में जल नापता अथाह समुद्र में यात्रा कर रहा है। बालक रस्सी फेंक
कहीं उसकी था नहीं पा रहा है। इतने में फटीक की माँ आंधी के वेग से कमरे में प्रवेश करते ही चिल्ला चिल्लाकर शोक मनाने लगे। विशंबर के बहुत कष्ट से उनके शोकोच्छ्वास को निवृत्त करने पर उन्होंने शैया पर पछाड़ खा ऊंचे स्वर में पुकारा, फटीक, मेरे सोना, मेरे लाल। फटीक ने मानो अत्यंत सहज में उत्तर देते हुए कहा, हाँ। मां ने फिर पुकारा, ओरे फटीक, मेरे बेटे। फटीक आहिस्ता आहिस्ता करवट ले बिना किसी को संबोधित किए मृदु स्वर में बोला, मां, अब मेरी छुट्टी हुई है, मैं अब घर जा रहा हूं मां। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।